हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सभी को हिंदी के 200 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो करा रहे हैं। इसकी आज हमारी ये दूसरी वीडियो होने वाली है, यानी कि पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखें। ये सभी प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अंताक्षरी, दूसरा ऑप्शन पूजनीय, तीसरा ऑप्शन तदोपरांत, चौथा ऑप्शन कवियत्री। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा शुद्ध वर्तनी में शब्द लिखा गया है। बात कर लेते हैं हम पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत्याक्षरी हमारा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। बाकी तीन जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो तीनों ही गलत दिए गए हैं। पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। और कवियत्री तो कभी भी नहीं होता है, कवियत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मरकट, दूसरा ऑप्शन बानर, तीसरा ऑप्शन कपि और चौथा ऑप्शन हरि। तो बंदर का जो तत्सम रूप हमें से पूछा गया है वो होगा बानर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बंदर को हम तत्सम रूप में बानर कहते हैं और जो बंदर है वो हमारा तद्भव रूप है। बाकी मरकट, कपि, हरि ये सभी उसके पर्यायवाची हैं, ना कि उसका तत्सम रूप है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। बागजाल का संधि विच्छेद होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है कई बार, और जहाँ से भी संधि के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया वाक प्लस जाल, दूसरा ऑप्शन बाक जाल, तीसरा ऑप्शन बार जाल, चौथा ऑप्शन वाग जाल। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बीच में देखते हैं कि गा दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी को सही मान लेंगे, लेकिन उनका प्रश्न गलत हो जाता है। ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें एक नियम है वर्ण के पहले अक्षर का अपने तीसरे अक्षर में बदल जाना, यानी कि जो हमारा का है वो आधा होता है और वो गा में बदल जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस जाल। यहाँ पे जो आधा का है वो गा में बदलता है, व्यंजन संधि का एक नियम है। थ्योरी क्लासेस जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको एक बार फिर से यूपी टेट की थ्योरी क्लासेस में ये संधि के सभी नियम देखने को मिल जाएंगे, जिसके नोट्स पर आपका काम चल रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बैगार की आदत होना, दूसरा ऑप्शन बैठे बैठे बेगार होती है, तीसरा ऑप्शन निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, और चौथा ऑप्शन है बैगार की आदत ना डालना। तो बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है निरर्थक काम से कम लाभ का काम अच्छा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिस काम में हमें थोड़ा लाभ हो रहा है वो कर लें खाली बैठने से अच्छा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। या रा ला बा व्यंजनों को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमा घुमा के पूछा जाता है कई बार आपसे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन या, र, ला और वा होते हैं। यहाँ पर आपसे घुमा के प्रश्न पूछा है कि या, र, ला, वा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। करपट का तद्भव रूप कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया कपट, दूसरा ऑप्शन कारपेट, तीसरा ऑप्शन है कपूर और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप होता है हमारा
कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम कपड़े को तत्सम में जब लिखते हैं तो वो हमारा करपट कहलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया मंदाकिनी सोती है, दूसरा ऑप्शन बालिका निबंध लिख रही है, तीसरा ऑप्शन पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चौथा ऑप्शन बालक खिलौना पाकर हंसता है। सकर्मक क्रिया यानी कि साकर्म, जिसके साथ में कर्म दिया गया हो। यहाँ पे हमारा कर्म केवल एक ही ऑप्शन में है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, बालिका निबंध लिख रही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य दिया गया है ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है अधिक समीप होना, दूसरा ऑप्शन अधिक प्रिय होना, तीसरा ऑप्शन है कष्ट देना और चौथा ऑप्शन है पालतू होना। तो नाक का बाल होना ये बहुत ही ज़्यादा मुहावरा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका हमारा अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्रिय होना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कवित्री का संशोधित रूप है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे उसका जो सही वर्तनी है वो बतानी है। शुद्ध वर्तनी कवित्री का संशोधित रूप यानी कि उसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कवित्री में स्टार्टिंग में कवि नहीं होता है, ई की मात्रा नहीं होती है। तो दो ऑप्शन हमारे ए और बी खुद ही कट जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी मात्रा होती है और त्रा पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संशोधित रूप है कवित्री का कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन है रजनी, दूसरा ऑप्शन है समीर, तीसरा ऑप्शन है विभावरी और चौथा ऑप्शन है निशी। तो रात्रि के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समीर, वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी हमारे रात्रि के पर्यायवाची हैं और हमसे पूछा गया है कि पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? एक बार फिर से आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखने को मिल गया है। पहला ऑप्शन छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, दूसरा ऑप्शन बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, चौथा ऑप्शन मैं रोज टहलता हूँ। तो जहाँ पर भी आपको कर्म दिया गया है वही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे दो बार हमारा टाइप हो गया है, एक ही बार होगा ये। अन्वय का संधि विच्छेद पूछा गया है। पहला ऑप्शन अनु प्लस आय, दूसरा ऑप्शन अनु प्लस आय, तीसरा ऑप्शन अनु प्लस आय, चौथा ऑप्शन अनु प्लस आय। तो हमें बताना है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 2-3 बार तो एग्जाम में मैं देख चुका हूँ, जो एग्जाम मैंने खुद दिए हैं उनमें। तो अन्वय का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस आय। यह हमारी स्वर संधि का उदाहरण है। अनु प्लस अय मिलकर के अन्वय शब्द का निर्माण करते हैं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन दुखी होना, दूसरा ऑप्शन ईर्ष्या से जल उठा, तीसरा ऑप्शन दुश्मनी निकालना, चौथा ऑप्शन दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना, तो इसका सही अर्थ होगा ईर्ष्या से जल उठना। यहाँ पे जल उठा लिखा है, वो भी हो सकता है। जो भी आपका ईर्ष्या से संबंधित दिया गया हो ऑप्शन में, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको देखकर आपके
बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके कलेजे पर सांप लौट जाएगा, या आपके पड़ोस के कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनके कलेजे पर सांप लौटेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यथारुचि में समास है। यथारुचि शब्द दिया गया है, उसमें हमें बताना है कौन सा समास है। पहला ऑप्शन बहुब्रीहि, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन अव्ययीभाव, चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास। तो यथा रुचि को जब हम अलग अलग करेंगे तो यथा धन रुचि, यानी कि यथा और रुचि अलग अलग टूटेगा, और यथा हमारा उपसर्ग दिया गया है, और जब भी किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग दिया गया हो वहां पर हमारा अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक भी है हमारे समास को ध्यान रखने की, कि जिन भी शब्द के शुरू में उपसर्ग दिया गया हो वहां अव्ययीभाव समास सही उत्तर होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्थावर का विलोम शब्द है। तो ये प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जाता है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, या फिर आपसे इसका जो सही उत्तर है वो देकर पूछ लेंगे कि इसका विलोम शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन सचल, दूसरा ऑप्शन चंचल, तीसरा ऑप्शन चेतन, चौथा ऑप्शन जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 2021 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिला था कि जंगम का विलोम शब्द बताइए, स्थावर वहां पर पूछा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है पड़ोसी, दूसरा ऑप्शन गोधूम, तीसरा ऑप्शन बहू, चौथा ऑप्शन शहीद। तो हमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा होगा यहाँ पर। तो तत्सम शब्द हमारा गोधूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्सम हमारा दिया गया है गोधूम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया हिमालय, दूसरा ऑप्शन इत्यादि, तीसरा ऑप्शन तल्लीन, चौथा ऑप्शन देवेंद्र। तो गुण संधि की एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। दूसरे या तीसरे अक्षर पर आपको ए की मात्रा देखने को मिलेगी, या आप कह लीजिए एक मात्रा देखने को मिलेगी। ए की मात्रा होगी या फिर वो ओ की मात्रा होगी। तो आपको एक मात्रा देखने को मिलेगी, दूसरे या तीसरे अक्षर पर एक मात्रा देखने को मिलेगी। ये आपको बेहतरीन सी ट्रिक याद रखनी है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर डी में एक मात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, गुण संधि की बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है, आपको अक्षर के ऊपर एक मात्रा देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपको इसको कैसे ध्यान रखना है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आपको याद रखना है TTDV। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। TTDV आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन तत्सम, दूसरा ऑप्शन तद्भव, तीसरा ऑप्शन देशज और चौथा ऑप्शन विदेशज। तो ऐसे शब्द संस्कृत के जिनको ज्यों का त्यों यानी कि जैसे वो हैं वैसे ही प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं हमारे तत्सम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वे हमारे तत्सम कहलाते हैं। बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन वाचनालय, दूसरा ऑप्शन समतल, तीसरा ऑप्शन पशु और चौथा ऑप्शन विद्यालय। तो रूढ़ शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बेहतरीन सी ट्रिक है, जितना छोटा इनका नाम है उतना ही छोटा शब्द होता है। जैसे रूढ़ बहुत छोटा सा शब्द है, वैसे ही इसका जो उत्तर होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। उसका संधि विच्छेद अगर हम कर भी देंगे पहले तो होगा नहीं,
अगर होगा भी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा जो शब्द है वो है पशु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पशु। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।